गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज के इस क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सीरीज़ के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको हमारे इन क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि रुधिर दाब क्या है। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी साइंस की हो चुकी हैं। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके उनको विजिट कर सकते हैं। तो रुधिर दाब क्या है? तो रुधिर यानी कि रक्त हमारी है ना, आप सभी को पता है हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें होती हैं, 2 प्रकार की वाहिनियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम धमनी और शिराएं कहते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो जैसे कि हम मान लें कि ये हमारी कोई धमनी है, ठीक है ना, इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये रक्त है हमारा, ये प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो रक्त है वो हमारी धमनी की दीवारों पर बाहर की तरफ जो प्रेशर है ना, जैसे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेती हूँ, जैसे ये हमारी धमनी है, ठीक है, इसमें ये रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो ये रक्त हमारी धमनी की दीवारों पर बाहर की तरफ जो दाब आरोपित करता है, इस तरीके से है ना। आप सभी को पता है कि जब हम किसी पाइप से बड़े प्रेशर से पानी निकालते हैं तो पाइप पे बड़ा प्रेशर पड़ता है ना। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड के जो जब पानी छिड़का जाता है उसके माध्यम से, तो उस पाइप में कितने प्रेशर से पानी जाता है कि उस पाइप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो पाइप पे दाब आरोपित कर रहा है। उसी प्रकार से हमारा रक्त भी, हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनकी दीवारों पर एक दाब आरोपित करता है। उसी दाब को हम क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं या रुधिर दाब कहा जाता है। रुधिर दाब आपको पता है 80 से 120/80 रहता है, ये न्यूनतम और ये अधिकतम रुधिर दाब होता है एक स्वस्थ मनुष्य का, है ना, स्वस्थ मनुष्य का ये रक्त दाब होता है। अगला प्रश्न है कि हृदय की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से जो है वो क्या की जाती है, हमारे हृदय की जांच की जाती है। इससे एक हमें ग्राफ प्राप्त होता है जिसे हम ECG कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्राप्त होता है हमको, है ना। इस तरह का होता है ना, एक पर्ची सी निकलती है जिसमें इस तरीके से हार्ट बीट बनी रहती है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी निःशुल्क, जिनके लिए निःशुल्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके लिए हम कुछ भी पे नहीं करते हैं, तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास स्थान क्या है। तो किसी भी जीव का जो प्राकृतिक निवास स्थान होता है, प्राकृतिक रूप से कोई जीव जिन स्थानों पर पाया जाता है वही उसका वास स्थान कहलाता है। जैसे कि जंगली जानवर जंगलों में पाए जाते हैं, मनुष्य जो है वो बस्तियों में रहते हैं, पक्षी पेड़ पौधों पर रहते हैं, है ना, तो वो उनके वास स्थान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। तो कुमुदनी और हाइड्रीला, है ना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जलीय पौधे। हाइड्रीला जो है वो जलमग्न श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः जल में डूबा हुआ रहता है। कुमुदनी जो है वो एक फ्लोटिंग प्लांट है। क्या है ये? एक फ्लोटिंग प्लांट है ना, जिसे हम प्लवन करने वाले पौधे कहते हैं, जो कि पानी की सतह पर तैरते हैं ना, जैसे सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, कमल है, उसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का सूर्य की किरणों के द्वारा, है ना, पृथ्वी का सूर्य की किरणों को अवशोषित हो करके जो गर्म हो जाती है पृथ्वी, उसी प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके उसका ऊष्मायन होना, है ना, उसका उष्ण हो जाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिरकार होता क्यों है? क्योंकि देखिए, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जब ये हमारी पृथ्वी पर गिरती हैं, है ना, तो क्या होता है, ये पृथ्वी से टकराकर ये वापस लौटती हैं। परंतु हमारे वायुमंडल में, हमारा जो वायुमंडल है,
इसमें CO2 गैस की उपस्थिति के कारण ये संपूर्ण प्रकाश जो है वो वापस जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो वायुमंडल के कारण अंदर ही बंद रह जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का जो ताप है, पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? तो जीवों के उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार जीवों के शरीर में, है ना, जीवों के बाह्य शरीर और उनके आंतरिक शरीर, है ना, में उनके वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन हो जाते हैं वही आपके वातावरणीय अनुकूलन कहलाते हैं। जैसे जलीय जो जीव होते हैं उनके शरीर पे शल्कों का पाया जाना, गिल्स का पाया जाना, है ना। इसके अलावा मरुस्थलीय स्थानों पर रहने वाले जीवों में का शीत रुधिर होना, यानी कि वो जो है वो अपने वातावरण के अनुसार अपने ब्लड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं और कुछ बाह्य परिवर्तन होते हैं। ऊंट जो है वो अपने अंदर वसा का संचयन कर लेता है ना। तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं, जो कि आंतरिक रूप से हों या फिर बाह्य रूप से हों, है ना, किसके कारण? वातावरणीय दशाओं के कारण, वही क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो क्या पाए जाते हैं? गिल्स, गलफड़े या फिर जिन्हें हम क्लोम भी कहते हैं। ये तीनों एक ही के नाम हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रतिध्वनि तो जब ध्वनि तरंगे किसी दृढ़ स्थान से टकराती हैं, है ना, किसी दृढ़ सतह से टकराती हैं और उससे टकराकर उनका वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा पहाड़ों पर या फिर किसी खाली बड़ा हॉल जो होता है, जब हम उसमें चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है। क्यों गूंजती है? क्योंकि जो हॉल होता है उसकी दीवारों से हमारी आवाज़ टकराकर हमको दोबारा सुनाई देती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज़ गूंज रही है और इसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातु की केतली के हत्थे बेंत का आवरण क्यों चलाया जाता है ना? ये बेंत की जगह आपका कभी कभी क्या लिखा आ सकता है? बताओ क्या लिखा जाए? किसके बने होते हैं बताइए? एक ब्लैक कलर का रहता है ना, बताइए क्या होता है वो? कमेंट में जवाब दीजिए मुझे इसका। चलिए, यहाँ पे बेंत यानी कि लकड़ी के कहा गया है। तो देखिए, लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है। इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जिसके कारण गर्म करने पर भी ये ऊष्मा को ग्रहण करके गर्म नहीं होती है। यही कारण है कि जो धातु की केतली होती है उसका जो हत्था होता है वो हमें गर्म ना लगे, है ना, उसके लिए जो है वो लकड़ी के बेंत या लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका उदाहरण देना है। तो ये एक तरह की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य मतलब जो माध्यम के कणों के अनुसार ही कंपन करती है। मतलब माध्यम के कण भी अगर ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं तो ये भी ऊपर नीचे ही कंपन करेगी। ठीक है ना। तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है कि माध्यम के कण अगर ऊपर नीचे गति कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ तरंगों के जो कण हैं वो दाएं बाएं गति करेंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे? दाएं बाएं। तो जैसे अगर हम कहें कि ये माध्यम के कण ऐसे कर रहे हैं तो आपके तरंगों के कण अगर इस तरीके से गति करें तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। पर अगर माध्यम के कण इस प्रकार से गति कर रहे हैं और तरंग भी इसी प्रकार से गति कर रही है तो ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। और ध्वनि तरंगे एक ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि जो है वो संचरण नहीं करती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का ध्वनि अरे ध्वनि नहीं है भाई, ये MKS पद्धति में मात्रक पूछा गया है। तो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगर SI पद्धति में पूछा जाता तब क्या होता? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, SI पद्धति में क्या मात्रक होगा? बताओ।
अरे एसआई और एमकेएस इनके मान एक ही होते हैं, जूल ही होगा, है ना, जूल ही होता है। चलो अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा की यदि हम बात करें कि ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के द्रव्यमान का तापमान, है ना, अगर हमें किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको जितना हमें ताप देना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे कि 1 लीटर द्रव्यमान की बात आ रही तो 1 किलोग्राम पानी है, क्या है, वाटर है, उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसके तापमान को हमें 25 से बढ़ाकर 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो उसके लिए हमें इसको जितनी गर्माहट देनी पड़ेगी ना, वही क्या कहलाएगी, वही आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। ठीक है ना, ग्राम होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक होती है? तो मानव जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ है उसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है ना, तो अगर हम बोलें कि और ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ये याद रखना, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में और तीव्रता को डेसिबल में, है ना। तो अगर किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, अपश्रव्य, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और अगर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि चमगादड़ जो है वो पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से ही किसी भी रुकावट, बाधा या अपने शिकार का पता लगाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। और अपश्रव्य ध्वनियों की कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त यानी कि छुपी हुई। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि बिना ताप बदले, कि ताप में बिल्कुल भी परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं, और जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो आप मुझे ये बताओ कि क्या जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं बर्फ का, क्या बर्फ बिना ताप में परिवर्तन किए पानी में बदल सकती है क्या? बताओ जरा। नहीं बदल सकती, है ना, नहीं बदल सकती। पर आप मुझे ये बताओ कि जैसे हम नॉर्मली एक कमरे में बैठे हैं, हमारे कमरे का तापमान जो सामान्य ताप है वो 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हमारे कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है। आपने एक बर्फ़ के टुकड़े को लाकर, फ्रीज़र से लाकर उसको बाहर रख दिया। क्या कर दिया? बाहर रख दिया। ये धीरे धीरे, अब आप इसको गर्म नहीं कर रहे हो, आप इसको गर्म नहीं कर रहे हो, पर ये धीरे धीरे पानी में परिवर्तित होगा नहीं होगा? बताओ मुझे। बदल जाएगा ना? क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। उसी गुप्त ऊष्मा के कारण ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। आपको एक बात बताऊं कि हम हमेशा ये फैक्ट पढ़ते हैं कि पानी का हिमांक बिंदु कितना है? हिमांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। पर इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक पढ़ा कभी आपने? पानी का गलनांक कितना होता है?
पता है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है कि अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है तो उसी ताप पर वो बर्फ से पानी में भी बदल सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो गलनांक और हिमांक दोनों सेम होते हैं, है ना। इसी ताप पर ये पिघल भी जाता है और इसी ताप पे ये जम भी जाता है ना। पिघलता क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है ना, दोनों को मिक्स मत कर देना। अगला प्रश्न, 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो 1 कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाएगी वही 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाएगी। अभी अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा में ये चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? कि एक कण है, जैसे ये एक कण है, अब ये कंपन कर रहा है। कंपन करना क्या होता है? ऊपर जाना और है ना, एक बार ऊपर जाना, फिर अपनी माध्य स्थिति में आना, फिर एक बार नीचे जाना और फिर वापस अपनी माध्य स्थिति में जाना। मतलब कैसे? ये चला ऊपर, ये चला नीचे। तो एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि ऊपर से लेकर, है ना, ये माध्य स्थिति से ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। या फिर ऐसे सॉरी, इस तरीके से नहीं समझेंगे इसको, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। जैसे ये कण है, ये कंपन कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, फिर माध्य स्थिति में आ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर एक बार थोड़ा सा आगे सरक जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर माध्य स्थिति में आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस माध्य स्थिति में आएगा। तो ये किस तरीके से गति करेगा? एक कंपन कितना होता है? एक बार ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर अगला ऊपर जाना और नीचे आना। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय की कण ने, ये क्या कहलाती है? ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा एक साइन होता है, उसके द्वारा हम तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और तरंग दैर्ध्य हमेशा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा, और जितना तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में किसी कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या। क्या? किए गए कंपनों की संख्या। आप देखो, जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये 1 सेकंड का टाइम पीरियड है। ये देखो, ये 1 सेकंड का टाइम पीरियड है। अब इसमें कण जितनी बार गति कर रहा है ना, अगर उसने 10 बार कंपन किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। आवृत्ति कितनी हो गई? 10। तो बताओ, अगर वो ज़्यादा कंपन करेगा तो वो कंपन पास पास में होंगे नहीं होंगे? पास पास में होंगे, और पास पास में होंगे तो कंपनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, और कंपनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो जितने ज़्यादा कंपन करेगा तरंग दैर्ध्य उतना ही कम हो जाता है। वहीं अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये कम कंपन कर रहा है पर दूर दूर कंपन कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ? इसकी आवृत्ति, अगर इसने 1 सेकंड में 2 ही कंपन किए तो आवृत्ति कितनी हो गई? इसकी 2 हर्ट्ज हो गई। पर तरंग दैर्ध्य तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तय की गई दूरी तो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखो, कहीं कहीं पे ये 98.7 भी दिया रहता है, कहीं 98.8 भी होता है, यहाँ पे 98.6 दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 98 को लेकर चलना है। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन तो नहीं आते हैं कि 8, 7, 6 एक साथ दे दिए जाएं, ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, और जो नज़दीकी ऑप्शन हो उसको टिक कीजिएगा। तो डिग्री सेल्सियस में आपका 97 हो जाता है, 37 हो जाता है, और फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 या 7 या फिर 8 रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा पद्धति में ताप का मात्रक क्या है? केल्विन होता है। इसको के से डिनोट करते हैं। भौतिक राशियां जो हैं वो 7 मूल भौतिक राशियां होती है। कितनी होती है? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है ना। इन सभी के आपको क्या याद रखने हैं? मात्रक भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो ऊष्मा की मात्रा को अगर ज्ञात करने की हम बात करें तो ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि m इंटू विशिष्ट ऊष्मा गुणा पदार्थ के ताप में वृद्धि। जितना आपने डेल्टा टी
ठीक है ना। जितना आपने इसकी ऊष्मा में, विशिष्ट ऊष्मा में, है ना, क्या कहते हैं, वृद्धि की है ना, वृद्धि की है इंटू मास इंटू डेल्टा टी। डेल्टा की क्या होता है, ताप में जितना परिवर्तन किया, भाई कितना डिग्री सेल्सियस उसको बढ़ाया, 25 से 26 किया तो 1 हो गया, 25 से 27 किया तो डेल्टा टी 2 हो जाएगा, इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं ये बात बताऊँ, देखिए अभी हमने मात्रक का एक क्वेश्चन पढ़ा। अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मात्रक, मापन और मात्रक करके पूरी आपकी यूनिट दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट साइंस की, एटलीस्ट साइंस की और हिंदी, साइंस, हिंदी, मैथ और संस्कृत, है ना, और इंग्लिश, एक तो लैंग्वेजेस की क्लासेस और साइंस की और मैथ की क्लासेस, ये ऐसी क्लासेस हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर की अटेंड करो, सेकंड की करो, थर्ड की करो, फोर्थ की करो, ये सभी आपके लिए हर सेमेस्टर में काम आती हैं, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हम केवल 3 ही अवस्था पढ़ेंगे, वैसे तो 5 होती हैं। प्लाज्मा होती है, बोस-आइंस्टीन होती है, पर वो चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप 3 ही याद रखिएगा। जल एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा यौगिक है जो कि प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गलनांक क्या है। तो गलनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस, है ना, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वही उसका गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न, क्वथनांक क्या है। तो वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, है ना, वह ताप जिस पे कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं। तो ऊष्मा का स्थानांतरण होना, यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना ही क्या कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, एक तो चालन, संवहन और विकिरण, है ना। चालन के द्वारा धातुओं में होता है ना, आपने देखा होगा कि अक्सर हम सब्जी के बर्तन में सब्जी बना रहे हैं तो कढ़ाई में हमने चमचा रख दिया, तो थोड़ी समय बाद अगर हम उसको नहीं निकालते तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना, क्योंकि चालन होता है धातुओं में और वो गर्म हो जाता है। संवहन जो होता है ये मुख्य रूप से द्रवों में और गैसों में होता है ना। और विकिरण जो है ये प्रकाश किरणों के द्वारा होता है। विकिरण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश किरणों के द्वारा होती है। अगला है आपका दीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं, है ना, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि तारे हो गए, आपका सूर्य हो गया, तो वो क्या कहलाती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को, अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया क्या, हाँ, ऊष्मा के कुछ चालक। तो कुछ चालक सबको पता है भाई, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ऊन हो गया, वायु हो गया, है ना, ये सब आपके कुछ चालक है। आसुत जल, एक आसुत जल, डिस्टिल वाटर भी जो है वो विद्युत का कुछ, अच्छा ऊष्मा पूछा है क्या, सॉरी ऊष्मा पूछा है तो यही रहेगा, जल नहीं होगा। जल तो विद्युत का कुछ चालक होता है ना, आसुत जल तो ऊष्मा का नहीं होता है, गर्म करने पे गर्म हो जाता है ना ये तो। चलिए अगला है ऊष्मा के सुचालक। तो लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सभी जो मतलब धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ताप और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चलिए तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि इवनिंग में होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।